Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 12 of chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. Up to the previous session, हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रांसक्रिप्शन कि एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन का मतलब था डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए के पास ट्रांसफर करता था. So within this session, we will discuss about the transcription unit. So transcription unit in a DNA is defined primarily by three regions within the DNA. So DNA के अंदर transcription unit के अलग अलग तीन regions होते हैं. First one is the promoter, second one is the structural gene, and number three is the terminator. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के तीन अलग अलग रीजन्स में पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा टर्मिनेटर. तो आप डायग्राम अगर देखोगे तो ये है उसका डायग्राम. तो ये पहला पार्ट हो गया प्रमोटर, नंबर 2 इज द स्ट्रक्चरल जीन एंड नंबर 3 इज द टर्मिनेटर. तो ये तीनों किसके रीजन कंसिडर किए जाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के. Now one by one तीनों के क्या क्या functions हैं. So there is convention in defining the two strand of the DNA in the structural gene of a transcription unit. अब आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का सेकेंड पार्ट देखोगे जिसका नाम है स्ट्रक्चरल जीन. तो वो स्ट्रक्चरल जीन के अंदर आपको पता है डीएनए का मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली कितनी स्ट्रैंड होगी? 2 स्ट्रैंड होगी. तो अगेन फिर से डायग्राम में देखो तो स्ट्रक्चरल जीन के अंदर आपको 2 डीएनए की स्ट्रैंड दिख रही है. ये है 1 नंबर एंड दिस वन इज द नंबर 2. अब दोनों की पोलैरिटी देखोगे तो पोलैरिटी दोनों की ऑपोजिट में होती है क्योंकि डीएनए के पास जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है दोनों है एक दूसरे से पैरेलल बट ऑपोजिट कंडीशन है. तो ये पोलैरिटी आपको दिख रही है 3 to 5 और ये है 5 to 3. तो दोनों की पोलैरिटी आपको अलग अलग दिख रही है. ना प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों में से कोई एक ही आरएनए बनाने के लिए यूटिलाइज होगा. सो सिंस 2 स्ट्रैंड हैव ऑपोजिट पोलैरिटी एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आल्सो कैटालाइज्ड. तो डीएनए के ऊपर डिपेंड रह के आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम पोलीमराइजेशन नाम के प्रोसेस को कैटलाइज करता है और वो भी एक ही डायरेक्शन में. और वो डायरेक्शन कंपलसरी कौन सी होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम. जैसा रूल रेप्लिकेशन के लिए था वैसा ही रूल ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी है क्योंकि ऑलवेज आरएनए का जो मॉलिक्यूल बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनता है. तो अगर आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में नया मॉलिक्यूल बनाना हो देन आपको कौन से स्ट्रैंड की पोलैरिटी यूज करनी है? दिस स्ट्रैंड दैट हैज द पोलैरिटी 3' to 5'. क्योंकि 3 to 5 वाले स्ट्रैंड को आप यूज करोगे तब जाकर के आप लोगों को सीक्वेंस जो मिलेगी वो कौन से डायरेक्शन में जा रही होगी? 5 से 3. तो 3 से 5 पोलैरिटी जो स्ट्रैंड की है उसका नाम होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड. सो दे आर एक्ट एज अ टेम्पलेट और वो स्ट्रैंड का नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो टेम्पलेट का मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं है, इट इज कंसिडर्ड एज अ वन टाइप ऑफ सोर्स. तो दोनों में से जिसकी पोलैरिटी 3 से 5 की ओर हो वो टेम्पलेट के नाम से जाना जाएगा और दूसरी स्ट्रैंड विच हैज द पोलैरिटी ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड द सीक्वेंस एज आरएनए. आरएनए की ही सीक्वेंस होगी पर आपको पता है एक्सेप्ट थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल. तो यूरासिल की जगह पे उसके पास थाइमिन होगा क्योंकि ये डीएनए की स्ट्रैंड है इसकी वजह से. सो इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. अब जब आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो आपको पता है आरएनए के पास थाइमिन नहीं होगा तो थाइमिन की जगह पे क्या क्या आ जाएगा? यूरासिल. सो दूसरी स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड कंपल्सरी स्ट्रिक्टली दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग. वो किसी को कोड नहीं करने वाला है, वो आरएनए नहीं बनाने वाला है. वो स्ट्रैंड का नाम है कोडिंग स्ट्रैंड. तो आप फिर से डायग्राम के अंदर देख सकते हो
कि जिसकी पोलैरिटी 3 to 5, मतलब फर्स्ट नंबर की स्ट्रैंड का नाम क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरी जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है वो स्ट्रैंड का नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे आरएनए बनाने के लिए कौन सी स्ट्रैंड होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसका कलर आपको ब्लू दिख रहा है। Okay, so all the reference point while defining a transcription unit is made with coding strand. जितने भी रेफरेंस पॉइंट है जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन किया जाता है तो वो सभी के सभी कोडिंग स्ट्रैंड के साथ होते हैं। सो टू एक्सप्लेन द पॉइंट, हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो। अब ये दिया है डीएनए का एक सीक्वेंस, डीएनए की सीक्वेंस में पहला है 3 to 5 पोलैरिटी और दूसरा है 5 to 3 पोलैरिटी। तो आपको मैंने बताया था कि जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 हो एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और जिसकी 5 to 3 हो वो कोडिंग स्ट्रैंड का काम करेगा। तो हमें किसकी इंफॉर्मेशन यूज करके, इसकी, तो उसकी इंफॉर्मेशन यूज करके सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अबोव डीएनए। तो डीएनए की कौन सी स्ट्रैंड आपको लेनी है, जिसकी पोलैरिटी 3 से 5 की हो। तो वो सीक्वेंस क्या है, तो नाम आप दे सकते हो ATGC, 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 ATGC। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस बनानी। तो नीचे मैंने सीक्वेंस दिया है, तो A के सामने आप क्या लोगे, U, क्योंकि यूरासिल होता है आरएनए में थाइमिन की जगह पे। T है तो क्या लोगे आप, A, G है तो C और C है तो G। तो सीक्वेंस क्या बनेगी, UACG, 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 UACG। तो ये सीक्वेंस बनी किसकी, आरएनए की, या तो आप बोल सकते हो mRNA की सीक्वेंस बनी। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से रिलेटेड। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं उसका फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट का हमने डिस्कशन कर लिया, स्ट्रक्चरल जीन का। Now promoter and terminator flank create a two side of this structural gene in a transcription unit। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के दोनों साइड पे देखोगे तो पहला एंड कौन बना रहा है, प्रमोटर, और दूसरा एंड कौन क्रिएट कर रहा है, टर्मिनेटर, और मिडल में आपको क्या दिखेगा, स्ट्रक्चरल जीन। सो प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड, और 5' एंड पे जो लोकेटेड होता है उसे बोला जाता है अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। लिसन, अब आपको लिखा हुआ है प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, बट आपको कंपल्सरीली यहाँ पे याद रखना है 5' एंड आपको कौन से स्ट्रैंड का कंसिडर करना है, कोडिंग स्ट्रैंड का। चलो, तो ये 5' एंड आपने कंसिडर किया कोडिंग स्ट्रैंड का, वहां पे आपको दिख रहा है प्रमोटर। तो ये जो रेड कलर का बॉक्स है वो है प्रमोटर का। सो प्रमोटर एक्चुअल में है क्या, सो इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। अब प्रमोटर तो और कुछ नहीं है, एक छोटा सा डीएनए का सीक्वेंस है। चलो, ये डीएनए का सीक्वेंस क्या प्रोवाइड करेगा, तो भाई ऐसी साइट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम इसके साथ जुड़ के ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो अगर प्रमोटर दिया हुआ है देन आप बता सकते हो कि कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड है और कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है। तो आपको पता चल जाएगा कि जो साइड पे प्रमोटर होता है उसकी 5' अगर है तो वो कोडिंग स्ट्रैंड होगी, और जो साइड पे प्रमोटर है वहां पे 3' है तो वो कौन सा स्ट्रैंड होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी। तो इजीली आप प्रमोटर को देख के टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को डिसाइड कर सकते हैं। ओके, बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विथ टर्मिनेटर। आप एक काम करो, टर्मिनेटर के साथ इसकी पोजीशन को चेंज कर दो। The definition of coding and template strand could be reversed। अब आप एक काम करो कि अभी कंडीशन ऐसी है कि भाई चलो ये सीक्वेंस है और ये दूसरी सीक्वेंस है। अब एक काम करो, आप यहाँ पे टर्मिनेटर ले लो और यहाँ पे प्रमोटर ले लो।
तो प्रमोटर और टर्मिनेटर अगर आप लोगे तो सीक्वेंस कुछ चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि आपको मैंने बताया था प्रमोटर जहां पे होता है वो सीक्वेंस हो जाती है 5' तो 5 to 3 5 to 3। तो शायद ऐसा होगा कि टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड का डेफिनेशन पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रमोटर जो साइड पे है उसकी 5 to 3 आपको कोडिंग लगेगी और टर्मिनेटर जहाँ पे है उसकी 3 to 5 आपको क्या लगेगा? टेम्पलेट strand. So by switching its position with terminator, the definition of coding and template strand could be reversed. तो उस टाइम पे कोडिंग से हम लोग RNA बना सकते हैं और टेम्पलेट से RNA नहीं बना सकते। पर कब की मैंने बात की है? अगर टर्मिनेशन और प्रमोटर की पोजीशन अगर आप चेंज कर देते हो तो की बात है। ओके, तो वैसे ही टर्मिनेटर क्या है? सो टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड, जिसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम of the coding strand and is usually defined the end of the process of transcription. तो अगेन डायग्राम के अंदर अगर जाओ तो टर्मिनेटर 3' एंड पे होगा, तो ये रहा 3' एंड जिसको डाउन स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। पर किसकी 3' एंड? कोडिंग स्ट्रैंड की 3' एंड। और टर्मिनेटर मतलब वहां से ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो प्रमोटर प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, स्ट्रक्चरल जीन इंफॉर्मेशन कॉपी करके RNA बनाएगा और जरूरत पड़ने पे टर्मिनेटर पूरी प्रोसेस को वहां से क्या करेगा? स्टॉप करेगा। इवन देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस इज दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। अब मे बी पॉसिबल है दूसरी भी रेगुलेटरी सीक्वेंस हो सकती है प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू दी प्रमोटर। तो प्रमोटर के पास दूसरी भी ऐसी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हो सकती हैं जिनका फंक्शन है ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस को इजीली रेगुलेट करना। इवन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सीक्वेंस शैल बी डिस्कस्ड व्हाइल डीलिंग विद द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। चलो, आपको पता है DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगा, पर उसको रेगुलेट करने वाला कोई मैकेनिज्म भी होगा। तो वो मैकेनिज्म जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये एडिशनल सीक्वेंसेस की प्रॉपर्टी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। नाउ व्हेन वी डिफाइन अ जीन, सो जीन इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हेरिडिटी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कंसिडर किया जाता है। तो या तो स्ट्रक्चरल बोल सकते हो, फंक्शनल बोल सकते हो, और वी कैन से दैट स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हो। दो देयर इज नो एम्बिग्यूटी डाउट दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द DNA। ऑब्वियसली हमें पता है जीन्स कहाँ पे लोकेटेड होता है? DNA के अंदर। बट इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ DNA सीक्वेंस। अब DNA की जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग जीन को डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि भाई कहाँ से जीन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे वो जीन खत्म हो रहा है, क्योंकि DNA की सीक्वेंस तो बहुत ही लॉन्ग थ्रेड जैसी है। सो DNA सीक्वेंस विच कोडिंग फॉर tRNA, ट्रांसफर RNA एंड rRNA, रिबोसोमल RNA मोलिक्यूल ऑल्सो डिफाइन अ जीन। तो आपको मैंने अभी तक क्या बताया था कि DNA की सीक्वेंस जो mRNA बनाती हो वो एक जीन है, पर जरूरी नहीं है। अगर वो tRNA बनाती है तो भी वो एक जीन है, rRNA बनाती है तो भी वो एक टाइप का जीन ही है। However, by defining a cistron, okay, so first of all, what do you mean by cistron? So cistron is nothing. Cistron is a segment of DNA coding for polypeptide. Polypeptide means protein. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की या तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का DNA का एक छोटा सा सेगमेंट जो प्रोटीन को कोड करने वाला स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सीड एज अ मोनोसिस्ट्रोनिक। लिसन, तो सिस्ट्रॉन मतलब तो कि भाई एक DNA का छोटा सा सेगमेंट जो प्रोटीन बनाने वाला। अब प्रोटीन बनाने के लिए जो सिस्ट्रॉन
यूज होता है वो सिस्ट्रॉन अलग अलग दो टाइप्स का हो सकता है कि उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चरल जीन है मे बी पॉसिबल है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकते हैं कि सिस्ट्रॉन पूरा एक ही होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? मोस्टली विद इन दी यूकैरियोट्स। बट अगर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स हो उनको बोला जाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, बैक्टीरिया एज वेल एज प्रोकैरियोट्स। सो if we discuss about the eukaryotic monosystronic structural gene, so in the eukaryotes monosystronic structural gene have an interrupted coding sequence. The genes in a eukaryotes are splits. अब आपको मैंने बताया कि भाई चलो एक ही मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल पूरा होगा, बट ये मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा इंटरप्शंस होता है। जो इंटरप्शंस जनरली क्या करते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर जीन्स को स्प्लिट करता है। तो जो सीक्वेंस एक्सप्रेस होने वाली है तो वो सीक्वेंस को आप साइंटिफिकली क्या नाम दे सकते हो? इज कंसिडर्ड एज अ exons. So the coding sequence or expressed sequence are defined as exons. तो जितना भी रेड कलर का मार्किंग मैंने बताया वो है exons. So exons मतलब क्या? Are said to be those sequence that appear in mature or processed RNA. मतलब इनमें से आपको क्या बनता हुआ दिखेगा? मैच्योर या तो प्रोसेस्ड RNA। बट ब्लैक कलर का जो भी पार्ट्स है तो वो ब्लैक कलर के पार्ट्स को नाम दिया जाता है इंट्रॉन। तो इंट्रॉन्स का काम क्या है? जस्ट एक्सॉन्स को इंटरप्ट करना, एक्सॉन्स के बीच में स्प्लिटिंग करना, एक्सॉन्स के बीच में स्पेस क्रिएट करना। सो एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स मतलब क्या? सो इंट्रॉन्स एंड इंटरवेनिंग सीक्वेंस, इंटरफियर करने वाले सीक्वेंस, sequences that do not appear in mature or processed RNA. तो ये भले ही पूरा एक डीएनए का पीस हो पर इंट्रॉन कभी भी आरएनए जो मैच्योर हो या तो प्रोसेस्ड हो उसके अंदर अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता। सो अगर स्प्लिट जीन वाला अरेंजमेंट हो देन फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ अ डीएनए सेगमेंट। अब आपको मैंने बताया ये पूरा है तो डीएनए का ही सेगमेंट, बट डीएनए के सेगमेंट्स में अगर आपको जीन डिफाइन करना हो तो किसको बोलोगे? क्योंकि जीन का मतलब है अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला। तो अपने आप को एक्सप्रेस तो खाली कौन कर रहा? एक्सॉन कर रहा, इंट्रोन तो कर ही नहीं रहा। बट दोनों पार्ट तो डीएनए की सेगमेंट की ही है। सो आप इजीली नहीं बोल सकते कि एक्चुअल में डीएनए के सेगमेंट कौन से डीएनए के सेगमेंट्स को कंपल्सरीली जीन के नाम से जानेंगे। Clear? So inheritance of characters is also affected by promoter, regulatory means terminator sequence of a structural gene. भाई जब भी कोई इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर, कोई भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स का ट्रांसफर करना हो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो उस टाइम पे प्रमोटर और टर्मिनेटर जो है स्ट्रक्चरल जीन की वो भी अफेक्शन करते हैं। Hence, sometimes regulatory sequences are loosely defined as a regulatory genes, even though this sequence do not code for any RNA or protein. तो कभी कभार क्या होता है, थोड़ी बहुत रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती है जिनको कभी कभार लूजली रेगुलेटरी जीन्स के नाम से भी जान सकते हैं। हाँ, ये रेगुलेटरी जीन आपको याद रखना है, कभी भी कोई RNA या तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, बल्कि ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द डिफरेंट रीजन्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन के बीच का रिलेशन क्या है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।